हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th वालों का ये चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो चल रहा था, उसी में आज न्यू टॉपिक है डेविसन जर्मर प्रयोग। ये क्वेश्चन यूपी 2018 में पूरा डेरिवेशन आया था। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि डेविसन जर्मर क्या थे, एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने द्रव्य तरंग जो होती हैं, द्रव्य तरंग हम आपको बता चुके हैं कि जब भी कोई द्रव्य कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन वगैरह, ये गति करते हैं तो किसकी तरह कार्य करते हैं, तरंग की तरह कार्य करते हैं। और जब तरंग की तरह कार्य करते हैं तो इनकी जो तरंगें होती हैं उनकी तरंगों को हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगें या डी ब्रॉगली तरंगें, और उनकी तरंगदैर्घ्य को क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। तो इन्हीं का आज प्रायोगिक सत्यापन है आपके पास, यानी कि एक प्रयोग के द्वारा और डेविसन जर्मर प्रयोग। तो सबसे पहले क्या था आपका कि द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन और आदि की जब तरंग प्रकृति को सत्यापित करने के लिए डेविसन जर्मन ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया था। यानी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को शो करने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया था। इसमें क्या होता है कि इस जो उन्होंने प्रयोग किया था उसमें उन्होंने कुछ यंत्र बनाए थे, जैसे कि आपका इसमें एक यंत्र था और उसमें मुख्यतः 3 भाग होती हैं। पहला भाग क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन गन, जो आपको सामने दिख रही है, ये इलेक्ट्रॉन गन है। दूसरा था आपका लक्ष्य या निकल क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन गन, और दूसरा क्या था, लक्ष्य या निकल क्रिस्टल। और तीसरा आपका क्या था, ये संसूचक, थर्ड आपका था संसूचक, या इसी को हम कहते हैं आयनन कक्ष। इसको किससे व्यक्त किया जाता है, सी से। इतना क्लियर। क्या क्या बताया कि डेविसन जर्मन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। और उसमें उन्होंने एक यंत्र लिया था, उस यंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा लक्ष्य या निकल क्रिस्टल, और तीसरा क्या होता है, संसूचक या आयनन कक्ष। सबसे पहले टॉपिक आता है कि सर इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है। इसकी अगर हम भाग बताएं तो इलेक्ट्रॉन गन में, चूंकि नाम से ही स्पष्ट है कि गन माने क्या होता है कि बंदूक, और इलेक्ट्रॉन माने क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी मतलब कि इसमें एक यंत्र था, युक्ति थी, जिसकी सहायता से क्या करते थे अपन, इलेक्ट्रॉन डालते थे। इलेक्ट्रॉन को जो पुंज होता है, पुंज के मतलब होता है यहाँ पर कि जब कोई मतलब कि बहुत सारे कण एक सीधी रेखा में चलते हैं तो उसी को हम पुंज बोलने लगते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि इसमें एक तंतु जो आपको दिख रहा है बहुत सारे लोगों को कि एफ, जो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। यानी जो तंतु है वो किस धातु का बना हुआ है, टंगस्टन का। इस पे इसी से क्या होता है, इसे क्या हम एक बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, और जब बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है इस तंतु एफ से आगे, ये आप देख रहे होंगे इसमें क्या लगा रहता है कि 2 छिद्र टाइप से होते हैं, छिद्र होते हैं जो आप, तो इन छिद्रों का नाम क्या होता है, S1 और S2। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये ऐसे क्यों बनाए जाते, तो ये इसलिए बना दिए जाते हैं कि इनमें जब इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि मतलब ये उसकी स्पीड क्या हो जाए, तेज हो जाए, वो एक सीधी रेखा में निकले। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि जैसे जब कभी फ़ोटो वोटो खींची जाती है तो उसके पीछे पर्दा लगा दिया जाता है और उसको क्रॉप करते हैं तो हम देखते हैं कि उतनी फ़ोटो आ जाए। तो इसी प्रकार से इसमें से ओरिजिनल प्रकाश हम निकालना चाहते हैं तो इसको छिद्र से प्रकाश कर निकलता है, और जब निकलता है तो वो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ता है। इसके बाद और इसके वोल्टेज को क्या करते रहते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए हम बैटरी लगाए हुए हैं। जब आगे इतना क्लियर, इलेक्ट्रॉन गन आपको समझ में आया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है, इसमें एक तंतु एफ लगा रहता है जिसका किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। इसके आगे क्या लगे रहते हैं, 2 डायाफ्राम टाइप से कह सकते हैं, जिन्हें हम छिद्र कह सकते हैं, जो S1 और S2 होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है कि जब इनसे इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है आगे, सेकंड टॉपिक आता है आपका लक्ष्य। तो इसमें हम आपको बता रहे थे लक्ष्य क्या होता है, इसमें दूसरा टॉपिक आता है लक्ष्य या निकल क्रिस्टल। तो ये से किससे व्यक्त किया जाता है, टी से व्यक्त किया जाता है। यानी कि अब आपकी क्वेश्चन आता है कि सर हम निकल क्रिस्टल जिसे क्यों बोलते हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि जब निकल क्रिस्टल को अगर देखा जाए, जो निकल क्रिस्टल होता है उसके जो परमाणु होते हैं, उनके परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है आपकी,
2.15 एंगस्ट्रॉम। यानी ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो निकल क्रिस्टल है उसके परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 2.15 एंगस्ट्रॉम। तो जो विवर्तन पुंज था वो क्या हो रहा था कि इस पर टकरा रहा था लक्ष्य पर, और निकल हमने निकल का क्रिस्टल क्यों लिया, तो तुम बता सकते हैं क्योंकि सर इसके लिए हम जब निकल क्रिस्टल लेते हैं तो उसका जो परमाणु होता है उसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2.15 एंगस्ट्रॉम। और इतनी ही दूरी इलेक्ट्रॉन पुंज जो होता है उसकी तरंगदैर्घ्य होती है। इस कारण से फिर हम निकल क्रिस्टल को ही इसमें यूज करते हैं, निकल क्रिस्टल को ही यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद जब ये आपका एक टॉपिक है विवर्तन, विवर्तन की एक शर्त होती है एक्चुअली में क्या होती है कि विवर्तन में जो प्रकाश आता है उसका जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, छिद्र के आकार का होना चाहिए। तो ये विवर्तन की शर्त यहाँ पर लागू हो रही है कि विवर्तन, आपका टॉपिक आता है कि सर विवर्तन, तो विवर्तन का एक वीडियो बनेगा आपके लिए। वैसे इतना समझ लो कि विवर्तन जब किसी मतलब छिद्र से प्रकाश टकराता है छिद्रयुक्त जगह से, तो उसकी किनारों की ओर क्या होता है, आंशिक रूप से मुड़ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब ये प्रकाश जा रहा है और टकराता है तो ये क्या होता है, मुड़ जाता है, इसी को। तो ये क्रिस्टल आपको क्लियर हुआ कि निकल क्रिस्टल क्यों लेते हैं, तो क्लियर, क्योंकि इसके सर परमाणुओं के बीच की दूरी 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है, और इतनी ही दूरी, इतनी ही तरंगदैर्घ्य क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है। तीसरा आता है आपका टॉपिक संसूचक अथवा आयनन कक्ष। संसूचक अथवा आयनन कक्ष को हम किससे व्यक्त करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं। और एक्चुअली में इसका वर्ग क्या होता है, संसूचक। तो सूचक मतलब कि हम कह सकते हैं कि सूचक माने क्या होता है, सूचना देने वाला। तो ये क्या करता है सर, हमें सूचना देता है। अब किसकी सूचना देता है, तो जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है लक्ष्य से, और लक्ष्य से टकराकर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों दिशाओं में विवर्तित होता है, मुड़ता है। और जब चारों दिशाओं में मुड़ता है तो इसी संसूचक के ऊपर क्या होता है, आपतित होता है, गिरता है। और जब गिरता है तो इसमें क्या भरी रहती हैं, आपकी CO2 और SO2 गैसें भरी रहती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयनन कक्ष में कौन सी गैसें भरी होती हैं, तो CO2 और SO2। जब ये इलेक्ट्रॉन जो आता है लक्ष्य से टकराकर इस आयनन कक्ष में गिरता है तो ये गैसें क्या हो जाती हैं, आयनित हो जाती हैं। और जब आयनित हो जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका धारा बहती है। और जब धारा बहती है तो धारामापी के द्वारा हमें पता चलती रहती है। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे स्वाभाविक है उतना ज़्यादा आयनन होगा, आयनन होगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी तो फिर हमें धारामापी सूचना देता रहता है। अतः इससे हम पता लगा लेते हैं। इसके बाद ये आपकी रचना क्लियर। इसके बाद टॉपिक आता है कार्यविधि, वर्किंग प्रोसेस। तो वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है कि सर्वप्रथम हम एक वोल्टेज फिक्स कर लेते हैं, V वोल्टेज पर हम क्या करते हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, भेजते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लक्ष्य से टकराता है और चारों दिशाओं में क्या रहता है, मुड़ता जाता है, मुड़ जाता है। और जब ये चारों दिशाओं में मुड़ जाता है फिर हम क्या करते हैं, इस पर जो C है मतलब कि आपका संसूचक, इस पर क्या होता है, विवर्तित प्रकाश गिरता है। और जब विवर्तित प्रकाश गिरता है तो हम तीव्रता को क्या कर लेते हैं। तो हम आपका क्या बता रहे थे कि जब प्रकाश को विभिन्न कोणों पर इस यानी संसूचक जो कक्ष होता है वो उससे क्या करते हैं, हम घुमाते रहते हैं और तीव्रता को क्या करते रहते हैं, नापते रहते हैं। इसके बाद हम ग्राफ खींचते हैं, और जब ग्राफ खींचते हैं तो आपका धारा आई और फाई क्या होता है, ये एंगल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग एंगल, प्रकीर्णन कोण कहते हैं। फाई यानी कि यहाँ से जाने वाला प्रकाश, आपतित प्रकाश और विवर्तित प्रकाश के बीच का क्या होता है, कोण होता है। इसके बाद जब हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को तो हमें क्या होता है कि कुछ पॉइंट पता चलते हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान, सबसे पहले हम वोल्टेज का मान कितना लेते हैं, 40। जब 40 लेते हैं तो हमें क्या होता है, या यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ में थोड़ा थोड़ा उभार देखने को मिलता है। फिर जैसे जैसे वोल्टेज का मान और बढ़ाया जाता है, जब वोल्टेज का मान हम 48 कर देते हैं तब तो क्या होता है, तब भी कहीं ना कहीं ग्राफ एकदम पहले थोड़ा बढ़ता है, फिर उसके बाद इस प्रकार से हो जाता है। फिर जब हम वोल्टेज को और बढ़ाते जाते हैं और वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते कितना कर देते हैं, 54 वोल्ट कर देते हैं। जब वोल्टेज 54 वोल्ट हो जाता है और एंगल कितना हो जाता है आपका, फाई बराबर 50 डिग्री। यही कंडीशन होती है कि इस कंडीशन पर क्या रहता है कि आपका जो ग्राफ होता है उसमें क्या रहता है, हमें बहुत ज़्यादा टर्न देखने को मिलता है। और जब बहुत ज़्यादा घुमाव देखने को मिलता है यानी जो उभार आता है ग्राफ में वो क्या रहता है, महत्तम होता है। और इसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज को हम बढ़ाते जाते हैं कहीं ना कहीं ये लगभग लगभग क्या होता है, गायब होता जाता है, उभार गायब होता जाता है। अतः इसके बाद
हम इसी वोल्टेज यानी कि 54 वोल्ट पर विभव क्या होता है, 54 वोल्टेज पर जब रखते हैं तो फाई का मान क्या होता है, मैक्सिमम यानी 50 आता है। और जो ग्राफ होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा उभार देखने को मिलता है। अतः हम यहीं पर इसी एंगल को रख कर क्या करते हैं, तीव्रता नापते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, वो तरंग दैर्घ्य नाप लेते हैं। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर सूत्र क्या होता है आपका, एक दिन हमने आपको बताया था 12.27 बटे रूट वी। 12.27 बटे रूट वी में जब हम रखते हैं तो लैम्डा बराबर 12.27 बटे अंडर रूट 54। जब इसे सॉल्व किया जाता है तो लैम्डा बराबर आपका आंसर आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम। और जब ये 1.67 एंगस्ट्रॉम आता है तो आपको याद होगा शायद, तो हमने आपको बताया था कि जो द्रव्य तरंगें होती हैं उनकी तरंग दैर्घ्य भी कहीं ना कहीं कितनी होती है, इतनी ही होती है। अर्थात जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य थी उनकी भी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 1.67 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो हम आज तरंग प्रयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रयोग कर रहे हैं, उनकी भी तरंग दैर्घ्य कितनी लेकर आए हैं अपन, 1.67 एंगस्ट्रॉम। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है आपका कि जो आपका क्या था कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का जो सैद्धांतिक मान है, तो आपको क्लियर होगा कि जब लैम्डा का मान कितना आया 1.67 एंगस्ट्रॉम, तो फिर हम क्या कहते हैं कि मतलब कि जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य होती है उसका मान और इलेक्ट्रॉन पुंज का मान क्या है, समान है। और जब ये समान है तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव्य तरंगें कहीं ना कहीं क्या होती हैं, कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य की तरह ही होती हैं। और उसका ये प्रायोगिक सत्यापन है, यही डेविसन जर्मर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। इसके बाद आपका एक दो सवाल हैं वो भी हम आपको बता दें कि जैसे ये क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। और 2018 में ये आया था पेपर में, तो आप लोग थोड़ा इसको कंप्लीट कर लें ज़रूर ध्यान से, इम्पोर्टेंट भी है। आपका एक न्यूमेरिकल था डेविसन जर्मर इफेक्ट पर, कि डेविसन जर्मर के प्रयोग में 1.5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया आपका 1.5 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पुंज 3 एंगस्ट्रॉम परमाणुओं की मध्य की दूरी, परमाणुओं की मध्य की दूरी जो होती है वो इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, डी से। और कितना है ये, 3 एंगस्ट्रॉम है। इसके बाद क्रिस्टल पर अवलंब क्या होता है, आपतित होता है, किस कोण पर प्रथम उच्चिष्ट प्राप्त होगा, किस कोण मतलब कि थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। आपका एक फॉर्मूला होता है विवर्तन वाले लेसन में, हमने आपको बताया था। जो लोगों ने विवर्तन नहीं पढ़ा है उनके लिए अभी बता देंगे हम, फॉर्मूला एक बार वीडियो और बना देंगे। तो ई बराबर क्या होता है आपका सूत्र, एन लैम्डा, जहाँ ई न लिखकर हम यहाँ लिख सकते हैं डी साइन थीटा। डी साइन होता है डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, जहाँ डी क्या होती है दूरी, थीटा क्या होता है उच्चिष्ट एंगल मतलब कि, और एन होता है कितनी मतलब कि नंबर ऑफ उच्चिष्टों की संख्या, और लैम्डा तो हम ये देखेंगे। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा आपका, एन लैम्डा बटे डी। एन का मान कितना, प्रथम वो बोल रहे हैं आपके साथ कि प्रथम, तो एन का मान कितना हो गया 1, लैम्डा का मान कितना है 1.5 और डी का मान कितना है 3। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया आपका 1.5 बटे 3.0। तो साइन थीटा बराबर हो गया 1/2, या साइन थीटा बराबर वैल्यू ऑफ साइन 30, तो साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर आपका आंसर आ जाएगा 30 अंश। तब प्रथम उच्चिष्ट कितने पर प्राप्त होगा आपका, 30 डिग्री पर। इसके बाद एक और सवाल है जिसमें वो आपसे क्या कह रहे हैं कि डेविसन जर्मर के प्रयोग में 2.5 एंगस्ट्रॉम तरंग है, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया आपका 2.5 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य में 30 अंश पर थीटा बराबर कितना हो गया 30 अंश। तो क्रिस्टल परमाणुओं की मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कि डी बराबर क्वेश्चन। तो क्लियर है, बहुत सारे लोग सवाल लगा लेंगे। डी साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, एन लैम्डा, तो डी साइन थीटा का मान 30 बराबर एन का मान प्रथम निम्नलिखित है, लैम्डा का मान 2.5, तो डी बराबर डी साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 2.5, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो डी बराबर आपका क्या आ जाएगा 5 एंगस्ट्रॉम।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप देखना, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ध्यान से। धन्यवाद।